हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ। देखिए, हम लोगों ने ऑपरेशन रिसर्च में हमारा एक जो चैप्टर चल रहा था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2, 3, 4 कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 में ऐसा कुछ भी था नहीं, ना ही वो एमसीक्यू था। बस उसमें बताया था चैप्टर 1 में कि हम लोग एलवीपी क्यों पढ़ते हैं, क्या होती है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो वैसे ये सारी चीज़ें बीच बीच में तो हम लोग सुनते रह रहे हैं। हालांकि उसमें एमसीक्यूज़ कुछ नहीं है, कोई एमसीक्यूज़ उसके नहीं बनते हैं। दैट्स वाई आई हैड जस्ट स्किप दैट चैप्टर। उसमें कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं थी। दैट्स वाई चैप्टर 2 से ही हमारी एलपीपी यानी ऑपरेशन रिसर्च की स्टार्टिंग होती है। तो वहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने। 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ रहे हैं। 5 अभी ख़त्म होने वाला है इस वीडियो में। 6 और 7 2 चैप्टर और रह गए, तो वो अगले 2-3 दिनों में ख़त्म हो जाएगा विद एमसीक्यू। आपको पता है ना, डिस्क्रिप्टिव टाइप भी पढ़ा रहे हैं और साथ में एमसीक्यू भी हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग ने इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल पढ़ा था। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मैट्रिक्स मिनिमा मेथड पढ़ा था, है ना, जिसको हम लोग लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वो वैम रूल पढ़ा, वो जिसे बोलते हैं वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसे यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं। ठीक, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब हमें क्या करना था, तीनों से हम लोगों ने आंसर्स निकाले। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये जो थर्ड वाला मेथड है ये सबसे अच्छा मेथड है। मतलब इसमें कॉस्ट मिनिमम आई सबसे, इसमें भी जो कॉस्ट आई थी इसमें भी एक कॉस्ट आई, इससे अच्छा कम कॉस्ट इसमें आई और इससे कम कॉस्ट इसमें आई। सबसे अच्छा मेथड ये निकल के आता है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, आप जब भी कोई बिज़नेस करते हो तो आप ये सोचते हो ना कि आपकी जो लागत है वो कम लगे, प्रॉफिट ज़्यादा हो, है ना। 3 मेथड से आपने चेक किया, तीनों मेथड में किसी में ज़्यादा आया, किसी में कम आया, तो आप वही मेथड लोगे ना जिसमें ज़्यादा फ़ायदा है ना। अपना फ़ायदा देखेंगे। तो सबसे अच्छा मेथड कौन होता है अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है, तो इन तीनों में से आपका वैम रूल जो है वो सबसे अच्छा है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और होता है बच्चों कि भाई ये तीनों मेथड से जो भी आंसर्स आते हैं, क्या वो सबसे अच्छे आंसर होते हैं या उसके बाद भी और हम अ, और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मोर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर हम और कस्टमाइज़ कर पाते, मतलब हमारे कॉस्ट को और मिनिमम कर पाते, तो और भी अच्छा ऑप्शन होता है ना भाई, और फ़ायदा होता है ना। बिज़नेस में फ़ायदे ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम लोग और भी कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, ऑप्टिमैलिटी मतलब कितना आपने उसे ऑप्टिमाइज़ किया, क्या और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में हम लोग कुछ वैल्यूज़ असाइन करते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा इसके पहले के जो मेथड्स हैं, तो मैंने उसे बताया हुआ है कैसे। देखिए, जब हम लोग के वो एग्जांपल ऐसे लें, अगर हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा समझाता हूँ मैं, इस तरीके से समझिए कि क्वेश्चन हमारा ऐसे दिया होता था ना। ये मान लीजिए हमारी बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। इधर मान लेते हैं हमारे कुछ ओरिजिन्स हैं जहाँ से हमें हमारी कुछ सप्लाई भेजनी, कहाँ कहाँ पर, मान लेते हैं D1, D2, D3, 3 जगहों पे भेजनी है। और सबकी अलग अलग कॉस्ट लिख रखी है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और इन तीनों जगह पे लिखी हुई है। तो मान लेते हैं हमारा कॉस्ट आ भी गया, चाहे चाहे हमने वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से कोई आंसर निकाल लिया, लेट से। सब लोग समझ रहे होंगे क्योंकि जिसने जिसने पिछली वीडियो पढ़ी है उनको सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये अगर मान लेते हैं वैम रूल से हमने आंसर कुछ निकाल लिया है, कोई भी एक आंसर निकाल लिया, अब हमें चेक करना है कि क्या वो ऑप्टिमल है, क्या उससे कम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो बता दें कि हो सकता है तो कब हो सकता है, और नहीं होगा तो क्या होगा, समझते हैं। हम क्या करेंगे, u और v दो तरीके की वैल्यूज़, बल्कि u v ना लिख करके हम ये लिखें u i और v i टाइप की, या v j लिख लो क्योंकि सेम ज़रूरी नहीं है। दो वैल्यूज़ हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना होता है देखिए, समझते हैं। बॉक्स के राइट हैंड साइड पे जो कॉलम में लिखेंगे तो वो u लिखेंगे, u1, u2, u3। ठीक, और नीचे साइड में v1, v2, v3। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। अब देख लीजिए, अब आपने क्या कर लिया कि एलोकेशन मान लीजिए निकाला ही होगा भाई, एलोकेट किया ही होगा, कुछ ना कुछ यहाँ एलोकेट किया होगा, यहाँ मतलब कहीं कहीं आया होगा, जो भी आया होगा एलोकेशन, जिस भी तरीके से आया होगा वो हम लोग लिख लेंगे।
एलोकेट मान लीजिए यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, क्योंकि ये कितने हैं, m भी 3 है, m क्रॉस n भी 3 है, तो एलोकेशंस कितने आएंगे, एलोकेशंस आएंगे 3 + 3 - 1, यानी 5 एलोकेशन आने चाहिए। मान लीजिए ये आ गया 5 एलोकेशन, लेट से आ गए, ठीक है, 5 एलोकेशंस बन गया मान लेते हैं, ठीक। अच्छा, अब इन एलोकेशंस में से जितने भी एलोकेशंस होंगे उनमें से जो जिस भी कॉलम या रो में, मतलब क्या है, ध्यान सुनेगा, जिस भी कॉलम या रो में हमारे एलोकेशंस ज़्यादा होंगे उन्हें हम 0 ले लेंगे। लेकिन क्या, एनी ऑफ यू आई एंड वी जे इफ़ एनी रो और कॉलम हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस, जिस भी रो में या कॉलम में ज़्यादा हमारे एलोकेशंस होंगी उसकी वैल्यू हम इज इक्वल टू क्या लेंगे, दैट इज टेकन इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैं ज़्यादा इसमें इस तरीके से नहीं समझाऊंगा, हम क्वेश्चन ले लेते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद चीज़ें और भी बताई जाएंगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। पहले तो इसे हम किसी एक मेथड से, चाहे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल या हमारा मैट्रिक्स मिनिमा मेथड या किसी भी एक मेथड से, वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से, किसी से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का जो काम है वो आप करेंगे। आई एम डायरेक्टली राइटिंग दी आंसर ऑफ दिस ऑप्टिमल टी टेस्ट में डायरेक्ट बताने वाला हूँ, ठीक। चलिए देखते हैं। और जिसने भी हमें लास्ट वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाके देखिए, उसे बहुत ही प्यार से समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। तो देखिए मैं इसे मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से ही करके आपको डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यूजिंग मैट्रिक्स मिनिमा मेथड या ट्रिपल एम लिख दूँ, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। वैसे जो लोग बाहर के उन्हें पता होना चाहिए, गोरखपुर में एक ट्रिपल एम है, मदन मोहन मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे भी IIT JEE के थ्रू एडमिशन होता है। वैसे तो गोरखपुर में कोई IIT नहीं है, लेकिन ट्रिपल एम ने ही अपने आप को इतना वैल्यू दे दिया है कि गोरखपुर को एक IIT ही दे दी है। फिलहाल मैट्रिक्स मिनिमा मेथड लगाते हैं, तो हमारा डायरेक्ट आंसर जो एलोकेट होने के बाद क्या क्या आएगा आंसर, मैं बना देता हूँ, देखिए, ठीक है। एलोकेट भी कर देता हूँ और देन आगे की कथा थोड़ी सी समझनी ना अपने को, पिछले की कथा तो अपने को पता है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है। ये ABC है, ये 1 2 3 है, ठीक है। 6 अनएलोकेटेड रह जाता है, उसमें आंसर मैं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आंसर ही लिख रहा हूँ। ये आपका 4 है, 14 इस पे एलोकेट हो रहा था, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 1 4, यहाँ पे 4 एलोकेट 1 से एलोकेट हो रहा है, ये 10 से एलोकेट हो रहा है, और ये 9 लिखा है वैसे, एक सेकेंड, दिस इज़ 9 एंड यहाँ पे 1 से एलोकेट हो रहा है, यहाँ पे 5 से एलोकेट हुआ है, 2 ऐसे रह गया, 6 ऐसे रह गया, ठीक है। इतना बात हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक काम करते हैं, देखिए, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर हम रोल नंबर 1 2 3 देखें तो यहाँ पे एक एलोकेशन है, यहाँ 2, यहाँ पे 3 की तीनों एलोकेशन है, यहाँ पे एक एलोकेशन है। इधर देखें कॉलम में तो 2 एलोकेशन, एक एलोकेशन, और यहाँ पे 2 एलोकेशन, सबसे ज़्यादा यहाँ एलोकेशन है। तो जहाँ पे एलोकेशन सबसे ज़्यादा होती हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू 0 ले लेते हैं, सबसे पहली बात तो ये। और हमने क्या बताया था, यहाँ पे U1 U2 U3 होता है, तो यहाँ पे U1 है, U1, यहाँ पे अपना आ गया U2 की वैल्यू हमने 0 ले ली है, और ये अपना U3। अच्छा, जो इसकी वैल्यू 0 ले ली, बाकी तो नहीं पता है, तो बाकी की निकालनी पड़ेगी, इसी की मदद से बताते हैं कैसे निकलेगी, V1 V2 और V3, ठीक। समझिए बात को कैसे निकाला जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन, ये जो U2 तो निकल गया, बाकी सारी वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी, ध्यान से देखिए।
पहले U2 के सामने वाली सारी चीज़ें देख लेते हैं। U2 के सामने सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे ये जो आपका ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है 4, ठीक है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है इसको निकालने का, ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी जो अंदर की वैल्यूज़ हैं इनको CIJ बोलते हैं। क्या हो जाएगा, CIJ माइनस UI प्लस VJ, ठीक। इससे हम लोग इसके यहाँ की वैल्यू निकाल लेते हैं। निकालिए ज़रा। तो अगर देखिए 4 लिखा आपने, ठीक है। 4 में से क्या करना है हमको, इसको माइनस करना है 0 को, और ये इक्वल टू में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीके से इसे इक्वल आप लगा दो, माइनस ना लगाओ, माइनस तो हो ही जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे भाई 4, ठीक। UI कितना है, यानी U2 कितना है 0, तो V 0 जाके माइनस होगा, तो हालांकि ये भी 4 ही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 4 हो गया, तो 4 आ जाएगा। यही काम इसके साथ करिए अगर, तो 9 इज इक्वल टू 0 प्लस समथिंग होगा, तो ये भी 9 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए, अगर ये एलोकेटेड है यहाँ पे 8 है, तो आपको पता है ना कि ये जो 4 आया होगा, 4 तो CIJ होगा। अब यहाँ 4 रखोगे, U1 तो नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, लेकिन VJ 8 है, 8 इधर जाएगा तो 4 माइनस 8 कितना बचेगा, -4। यहाँ पे क्या लिख दें, -4, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा, और एक बचा है क्या, हाँ ये U3 बचा है। U3 कैसे निकलेगा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो U3 के लिए यहाँ पे है भाई एलोकेशन। एलोकेशन में ये है हमारी, ठीक है। एलोकेशन बोलो या ऑक्यूपाइड बोल लो, बात एक ही है। तो यहाँ पे है 4, ये है 1, क्यों भाई, तो 1 इज इक्वल टू 4 यहाँ पे आ गया, और U3 की वैल्यू निकालनी तो कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। आप 4 को उधर भेजोगे 1 - 4, तो कितना आ जाएगा, ये -3, ठीक। इतना आ जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक। ये तो वैल्यूज़ आ गई। फिर उसके बाद देखिए इतना हो गया। अब ये जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं ये सब ऑक्यूपाइड सेल के लिए हैं। किसके लिए, ये ऑक्यूपाइड के लिए, ऑक्यूपाइड या यूँ कह ले जिसमें एलोकेशंस हैं, ठीक है। ये सब किसके लिए आई हैं, ऑक्यूपाइड के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑक्यूपाइड, ठीक। अजीब सा चल रहा। अब हम अनऑक्यूपाइड की बात करेंगे, मतलब ये 6, ये 8, ये 2, ये 6, ठीक है, इनकी बात करेंगे। तो चलिए इनकी बात करते हैं। तो जब इसके लिए बात करेंगे तो बाकी जो ऑक्यूपाइड सेल हैं उन पे डॉट लगा दें, उनको वेकेंट रहने देंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो जो अनएलोकेटेड थी उनको मैंने लिख लिया, ठीक है, और यहाँ वैल्यूज़ भी लिख दी। अब देखिए इनके जो वैल्यूज़ निकलते हैं, जो हमारी अनएलोकेटेड सेल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनएलोकेटेड है। एलोकेटेड वाले से हमारी किसकी वैल्यू निकली, U और V की निकली। अब जो अनएलोकेटेड है उनकी मदद से हम क्या निकालेंगे, DIJ वैसे निकाला जाता है। DIJ का फॉर्मूला क्या होता है, वही जो आपने पीछे लिखा, CIJ माइनस UI प्लस VJ। मैं इसी को लिखना चाह रहा था, इसीलिए वो इक्वल। पहले तो इसकी मदद से हम लोग निकाल लेते हैं जिसमें DIJ नहीं लेते हैं, तो वो एलोकेटेड वाला काम हो जाता है, लेकिन DIJ जैसे लेते हैं तो अनएलोकेटेड काम हो जाता है। कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए D11 निकालना है मुझे, हाँ, तो इसकी बात करना है यहाँ पे, तो कैसे निकलेगा देखिए। तो D11 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C11 माइनस U1 प्लस V1। तो क्या निकलेगा भाई, C11 तो 6 है, 6 में से हमें क्या करना है, ये U1 हमारा है -4 और ये है हमारा +4, तो ये तो कट ही गया, आया 6 आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही हमको क्या करना है, सारे के सारे निकाल लेने हैं जो जो हमें पता करना है। तो D11 निकालना था, 2 भी 6 आ गया। बात आपको समझ में आ गई ना कैसे निकालना है। अब मैं सारे के सारे लिख देता हूँ यहाँ पे, आप देखिएगा ध्यान से। तो हमने क्या किया, फ्रॉम टेबल D11 हमारा 6 आ गया, 6 माइनस -4 + 4 ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद D12 अगर निकालना हो, D12 मतलब ये वाला, ये भी तो अनएलोकेटेड है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, अगर मैं वैसे फॉर्मूला लिखूँ तो C12 लिखूँगा माइनस U1 प्लस V2, ठीक, U1 प्लस V2। तो क्या होगा, C12 मतलब 8, 8 में से आपको माइनस करना रहेगा, 8 माइनस U1 हमारा -4 और V2 हमारा है 9। तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा भाई,
सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए, 3 आ रहा है, 9 में से 4 गया बचा 5, 5 और 8 माइनस 5 3 हो गया। ऐसे अब इसके बाद इसको निकाल लीजिए और इसको निकाल लीजिए, 2 और बच रहे हैं। 2 और कौन कौन से भाई, D32 है, D32 में क्या हो जाएगा, C32 माइनस U3 प्लस V2, सारी वैल्यूज़ रख लीजिए, सॉल्व आप रख लेंगे आप वैल्यू, मैं लिख रहा हूँ, -3 आ गया। उसके बाद क्या है, D33 में C33 माइनस U3 प्लस V3, इजंट इट। जैसे आप वैल्यू रखेंगे सारी की सारी, ये आ जाएगा 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो D की वैल्यूज़ होती हैं बच्चों, उनका कुछ मतलब होता है। क्या होता है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट भी देखेंगे ध्यान से। तो देखिए क्या मेन पॉइंट यहाँ निकल के आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट निकल के आता है। क्या पहला पॉइंट निकल के ये आता है कि इफ़ ये जो DIJ निकालते हैं हम लोग, अगर सारे के सारे ग्रेटर देन 0 हैं, सब के सब, तो हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। लेट से हम लोग ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि सारे के सारे DIJ क्या आ जाते हैं, ग्रेटर देन 0, तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, हमारा सॉल्यूशन आ जाता है यूनिक, मतलब उसके अलावा और कोई कॉस्ट नहीं निकल सकती, मतलब उससे कम नहीं निकल सकती। यूनिक भी होती है एंड ऑप्टिमल भी होती, मतलब उसके अलावा और से ऑप्टिमाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरा, अगर ये DIJ की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो मतलब इसका मतलब कभी ना कभी तो कोई एक वैल्यू तो 0 तो होगी ना, मतलब एनी और यू कैन से दैट सम आर लिखना तो थोड़ा अजीब लग रहा है, सम ऑफ DIJ आर 0 है ना, सम ऑफ DIJ आर 0, अगर इनमें से कुछ अगर 0 आ गए है ना, तो क्या होगा, देन समझिए बात को, देन हम लोग एक उसका एक और ऑप्शन निकाल सकते हैं, ऑप्टिमल तो होगा, ठीक है, देन सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल तो होगा, ठीक है, ऑप्टिमल होगा, और एंड अल्टरनेट भी निकाला जा सकता है, मतलब और भी निकाले जा सकते हैं, अल्टरनेट पॉसिबल होगा, ठीक है, अल्टरनेट और सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल, और भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो क्या आएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम आएंगे, ठीक है। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है बच्चों, अगर DIJ की वैल्यू लेस देन 0 आई, एट लीस्ट 1, कम से कम एक भी अगर लेस देन 0 आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कर सकते हैं, मतलब करना पड़ेगा नहीं, तो कहेंगे कि सॉल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मतलब वो अभी तक का सबसे कम कॉस्ट वाला आंसर नहीं होगा, और भी ऑप्टिमल हमारे एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कॉस्ट कैन फर्दर बी रिड्यूस्ड, मतलब हम कॉस्ट को और भी मिनिमम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बिजनेस में फ़ायदा उठाना है, तो अगर आपका ऐसा कुछ DIJ लेस देन 0 आता है कोई भी एक शेल से, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है ना। अब अगर ऐसा आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसे ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमारे पास रूल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोदी मेथड। हाँ, यही अपने नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नहीं वो नहीं है, मोदी का मतलब है कुछ, ठीक है, उसका नाम, उनका पूरा फुल फॉर्म जो है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। चलिए वही मेथड यहाँ पे लगना है, और हम जो जहाँ पे हमारी नेगेटिव आ रहा है, वहीं पे कोई एक वैल्यू असाइन करनी पड़ती है, और इसी की मदद से हम आंसर निकाल पाते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए जो ये मेथड जो है, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या मोदी मेथड जो है, उसमें हमने क्या करिए, पहले एलोकेटेड वाले सारे लिख लिए, ठीक, जितने थे सब लिख लिए, और जहाँ पे नेगेटिव आया था बच्चों, उसे मैंने लिख लिया। नेगेटिव कहाँ पे आया था, अभी मैंने बताया आपको, नेगेटिव आया था ये 3 2 वाली सेल पे, 1 2 3 और ये 2 इस वाली सेल पे, ठीक, तो वो -3 मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, बाकी सारे एलोकेटेड लिखे और सिर्फ वही वाला अलग से हमने लिख दिया, ठीक।
अब एक काम करते हैं कि जहाँ पे दिक्कत हुई है, ठीक है, वहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिक्कत हुई है, हम यहाँ पे इसकी जगह पे थीटा असाइन कर लेते हैं, एक थीटा ऐड कर लेते हैं, इसमें कुछ चेंजमेंट ले आते हैं, ठीक है, जैसे थीटा ले आए, ठीक। ये तो एक काम करते हैं, देखिए इसको मैं इरेज करता हूँ, केवल थीटा लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि माइनस से तो नेगेटिव है, उसी को तो हमें हटाना है, तो मैं यहाँ पे थीटा लिख देता हूँ। अब समझिएगा, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है वो ये कहता है कि जहाँ आपने थीटा लगाया है उसे हमें बैलेंस भी करना है और उसकी एक वैल्यू ऐसी निकालनी है जिसकी वजह से वापस से हम डी आई जे निकालें तो सबके सब पॉजिटिव आएँ, ठीक। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब यहाँ पे थीटा है तो अगर हम ऐड करेंगे तो, ठीक, मैंने नीचे ये आपकी सप्लाई और डिमांड भी लिख ली, ये सप्लाई है और ये डिमांड भी लिख ली, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जैसे आप थीटा लेते हैं, ठीक है, और ये थीटा किस पे एलोकेटेड था, याद है, ये वैल्यू क्या थी, वैल्यू लिख लीजिए भले ही, थी ये 2 पे थी, है ना, यहाँ पे 2 है, आप ये वैल्यू लिख सकते हैं, रेड से ही लिख देता हूँ, ये जो थीटा लिखा था वो 2 पे लिखा था, ठीक है, ठीक। अब अगर ध्यान से देखिए 9 में अगर हम इसको हम किधर किधर जा सकते हैं, हम इसके पास डायरेक्शन, इधर तो डायरेक्शन है लेकिन इधर कुछ है ही नहीं, तो इधर नहीं जा सकते। एलोकेट करने का तरीका जो मोदी मेथड ने बताया है वो ये, या तो फिर ऐसे जाएं, ठीक, ठीक है, ऐसे नहीं गए तो ऐसे जाते हैं। अब ये बताइए, थीटा है यहाँ पे 1 है, सॉरी थीटा है यहाँ पे एलोकेशन 5 का हो गया ऑटोमेटिक, और यहाँ 5 लिखा भी है, तो 5 प्लस थीटा 5 ही आ रहा है ना। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख दूँ क्योंकि थोड़ा अजीब लग रहा है, एक सेकंड, क्योंकि एलोकेशन तो बाहर लिखा जाता है, यहाँ पे थीटा अंदर कैसे लिख रहा हूँ मैं, तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए, थीटा बाहर, थीटा बाहर और 2 अंदर होगा, ठीक है। अब बात समझ में आएगी जल्दी से। हाँ, हम इस डायरेक्शन में चले, थीटा प्लस 5 कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 5 तभी आ सकता है 5 जब या तो हम इसे बैलेंस करें, मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा, या तो हम यहाँ पे 5 माइनस थीटा लिख दें, तो क्या होगा, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे 5 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो थीटा से थीटा कट हो जाएगा, वापस से 5 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई, जब आप थीटा एलोकेट किए हैं तो उस हिसाब से बैलेंस भी करना पड़ेगा, ठीक, ये बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक, अब एरो ये वाला हो गया सफल, हो गया काम, इधर एरो आपने कर लिया। अच्छा, अब हमें एरो किधर ले जाना है, अब एरो कोई डायरेक्शन तो ले गए भाई, एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ बन रही है खाली, तो एरो ऊपर लेके गए, लेके गए। यहाँ लिखा है 5 माइनस थीटा, यहाँ लिखा है 1, आप जब दोनों को ऐड करोगे 5 माइनस थीटा प्लस 1, ठीक, तो ये 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 6 माइनस थीटा तो माइनस थीटा बचेगा, लेकिन हमें लाना कुल मिला के 6 ही है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे कि यहाँ पे आपका यहाँ पे 1 में प्लस थीटा ऐड कर देंगे, जिससे कि अब आप ऐड करोगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा। और डायरेक्शन चेक की जाए तो हम यहाँ पे लेके जाएं, किधर, राइट हैंड साइड, इधर को एरो लेके जाएं, ठीक। अब पूरा ऐड करिए, यहाँ पे यहाँ लिखा है थीटा, यहाँ लिखा है 10 और यहाँ लिखा है 1। देखिए अब इस हिसाब से अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 1 कैसे लिखा हुआ है, 1 प्लस थीटा लिखा हुआ है, 1 प्लस थीटा प्लस 10 प्लस 1, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, 12 के इक्वल आना चाहिए ना। तो देखिए भाई 10, ये 12 तो हो गया, प्लस थीटा आ रहा है, तो थीटा एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, हाँ एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हमने जब थीटा एक्स्ट्रा बना ही लिया है तो हम वो एलोकेशन भी यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये 10 में माइनस थीटा कर देते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन आगे बढ़ने की भी है लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बैलेंस हो चुकी है, तो हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, डायरेक्शन वापस से वहीं आ जाएंगे। अब अगर यहाँ देखें तो अगर आप देखेंगे तो ये 10 माइनस थीटा लिखा हुआ है, 10 माइनस थीटा, और यहाँ लिखा हुआ है थीटा, है ना, तो प्लस थीटा, तो ये तो कट गया, वापस से 10 आ गया, तो ये तो 10 तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये बैलेंस हो चुका है। और आप देख पा रहे होंगे इसकी एक बड़ी अच्छी खासियत है, जब ये एरो कहीं से शुरू हो करके क्लोज हो जाता है तो वहीं पे हमारा मेथड एंड हो जाता है। जैसे ये क्या बनेगा, बाउंड बनेगा, बाउंड करते ही मेथड हमारा एंड हो जाएगा, हो गया एंड। अब एंड हो गया तो इस थीटा की वैल्यू भी तो आनी चाहिए, थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा इस पे एलोकेशन आ जाएगा, जो हमारा गड़बड़ कर रहा था यहाँ पे, है ना। चलिए देखते हो, अब देखिए इनमें से जो जहाँ जहाँ आपको माइनस दिख रहा है,
नेगेटिव वाले, वही हमें आंसर देते हैं। अब देखिए थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है, मिनिमम ऑफ जो दो नेगेटिव्स हैं या जितने भी नेगेटिव्स हैं उनका मिनिमम लेते हैं। ठीक, देखिए मिनिमम ऑफ, यहाँ पे दो मिनिमम कौन है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो 5 माइनस थीटा यहाँ लिखा है नेगेटिव वाले, 10 माइनस थीटा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, तो इन्हीं दोनों को लेते हैं, 5 माइनस थीटा और 10 माइनस थीटा, ठीक, इज इक्वल टू 0। ये इसका फॉर्मूला है किसको निकालने का, ये जो हमारा थीटा निकल के आता है ना। ठीक, ये बताइए 5 माइनस थीटा और 10 माइनस थीटा में छोटा कौन होगा, मिनिमम कौन होगा, जाहिर सी बात है ये वाला। तो 5 माइनस थीटा जो वैल्यू यहाँ पे घटाएंगे, जैसे लेट से थीटा की वैल्यू 2 है तो 5 माइनस 2 कितना हुआ 3, 10 माइनस 2 कितना हो गया 8, तो मिनिमम कौन हुआ 5 माइनस थीटा वाला। तो 5 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, थीटा की वैल्यू आई 5, 5 आ गई। अब सब जगह आप रख सकते हैं, सब जगह रख दीजिए और हम लोग क्या करेंगे अपना फिर से एक बारी इसको एक बार डी चेक कर लेंगे। वैसे डी आप दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वैसे ही आंसर आ जाएगा। तब जरा रख के देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाली सेल का फिर से बना देता हूँ, देखिए। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जितनी एलोकेटेड थी, जो जहाँ जहाँ थीटा वाला सीन था वहाँ पे हमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 1 प्लस थीटा लिखा हुआ है, थीटा कितना है 5, तो 1 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 6। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे 6 लिख देते हैं, यहाँ पे 6 हो गया। ऐसे ही हमारा यहाँ पर क्या नेक्स्ट वाला, यहाँ 10 में से थीटा सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 5 सब्ट्रैक्ट करना है। कहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ की। तो हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 गया तो बचा कितना 5 बचा। और आ जाइए, और क्या था, यहाँ पे 5 माइनस थीटा है, 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी एलोकेशन ही हट जाएगा। कुल मिलाकर के 0 बचेगा नहीं, एलोकेशन ही हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलोकेशन ही हट जाएगा तो डैश हो गया, ख़त्म हो गया, या ना लिखिए, सिंपल सी बात है। फिर कौन सी बात बची, अभी दिखाएंगे क्यों हट गया, तो क्यों हटेगा, तो कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ थीटा है, थीटा की वैल्यू 5 लिख दीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे एलोकेशन समझ लीजिए नहीं था, तो यहाँ पे 5 ऐड हो गया तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक, कितना एलोकेशन है 1 2 3 4 5, तो 5 तो होने ही थे, काहे, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का है ये, तो 3 प्लस 3 माइनस 1, एलोकेशन कितनी आई 5 तो है ही। नंबर ऑफ एलोकेशन जब इसके बराबर होती हैं तो इसे नॉन डिजेनरेट बोलते हैं। नॉन डिजेनरेट है, याद रखिएगा ये बात, ये शब्दों को याद रखिएगा, ये सब एमसीक्यू में मिलने वाले हैं। अब रिलेट कीजिए ज़रा, यहाँ पे हमारी डिमांड थी 6, 10 और 15 की, और इधर थी सप्लाई 14, 12 और 5 की। ज़रा सब कैलकुलेट करिए, क्या 14 आ रहा है लोकेशन, यस, 6 5 11 1 12, 5 इधर भी है, इधर से देखिए 6 5 5 10 और 14 प्लस 1 15, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। वो 0 भी हुआ था तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमें क्या निकालना है, अब हम कॉस्ट निकाल लेंगे, सिंपल। अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब सिंपल कॉस्ट निकालिए। कॉस्ट क्या होगा, जो जहाँ पे है एलोकेटेड है उसका मल्टीप्लाई कर दिए, 14 के साथ 4 है, 6 के साथ 4 है, प्लस 5 के साथ 9 है, प्लस 1 के साथ 8 है, प्लस 5 के साथ 2 है। सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, आया कितना 143। अब यही आप किसी और मेथड से निकालते, तीनों मेथड से, तो वो इससे ज़्यादा ही आता। फिर आप चेक करते डी कोई एक लेस देन 0 होता तो उसे हम थीटा मानते, फिर अपना काम वही चलता रहता। तो ये बात समझ में आ गई आपको ऑप्टिमलिटी टेस्ट क्या होता है। ठीक है, ये मेथड को समझाने में टाइम काफ़ी लग गया है, तो इसके बाद जो है एक टॉपिक मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। एमसीक्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगा, ठीक है, तो उसके लिए पैनिक मत होइएगा। आज थोड़ा सा तबीयत भी थोड़ी ढीली ढीली लग रही है, इसे धीरे 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 समझाता रहेगा। और इस टॉपिक में 2 दिन शायद रह भी गया ये, तो इस वजह से थोड़ा सा मन नहीं हो रहा था पढ़ाने का। चलिए कोई बात नहीं, एक टॉपिक और छोटा सा समझ लीजिए। क्या पॉइंट छोटा सा है कि हम लोग कॉस्ट मिनिमाइज़ करना सीख रहे थे, अब उसका उल्टा करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करेंगे। दोनों बात वैसे लगभग एक ही दूसरे पे डिपेंड करती है। आप कॉस्ट कम करोगे तो उस हिसाब से प्रॉफिट को देखोगे तो ज़्यादा ही लगेगा। तो सिंपल सा बोलो, प्रॉफिट मैक्सिमम कर रहे हैं तो कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर दें। तो देखिए, अगर आपसे जब भी ये कहा जाएगा तो जो हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स होगा, जो कॉस्ट का पूरा मैट्रिक्स होगा, ठीक है, उसको हम क्या बनाएंगे, उसे हम मिनिमाइजेशन टाइप बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, जस्ट बाय मल्टीप्लाई करेंगे
-1 टू ईच एलिमेंट सब में, और उसके बाद वही सारे प्रोसेस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल या अपना मैट्रिक्स मिनिमा मेथड या वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, फिर उसके बाद ऑप्टिमलिटी टेस्ट के साथ ही साथ हम उसे क्या बोलते हैं, मोदी मेथड बोलते हैं। वैसे एक उसका यूवी यूज़ किया था, यूवी मेथड भी उसका नाम है, ठीक है। ये सब यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम आपको बॉक्स में बना के दिखाएं, ऐसे बॉक्स बना होता था ना, आप क्या करेंगे, लेट से अगर मान लेते ये है 3x3 है, तो यहाँ पे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर 3 होता तो हम उसे -3 -2 -5 -7 -8 -2 -11 -12 -5 ऐसे कर देते, और फिर सेम यही प्रोसेसिंग चलती रहती। तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सब कुछ वही है, करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग का चैप्टर ये ख़त्म हो गया है और हमें सिर्फ MCQ करने थे, और ठीक है, तो हम इसे MCQ इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सोचा था इसी में कराने को, लेकिन आई हैव टू गो फॉर समथिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, ऑपरेशन रिसर्च ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।